Life has two rules. First one is never quit and second is remember the first rule. Hello achievers, this is Shivam here. Last lecture तक हमने सॉलिड एंगल क्या होता है बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख लिया था, लेकिन इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि गॉस थ्योरम होती क्या है। गॉस थ्योरम को पूरी तरीके से हम फील करेंगे कि कैसे वो बनी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीजें सीखेंगे जो कि काम आएगी गॉस थ्योरम को समझने में। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हम सीखेंगे कि एक स्फेयर की वजह से, मतलब स्फेयर के अंदर से अगर एक चार्ज को इसमें पुट कर दे तो उसमें कितना फ्लक्स बाहर आएगा। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक कोई भी चार्ज क्यू गिवन है, इसको मैंने एक स्फेयर में फिट कर दिया है ना, स्फेयर में अंदर रख दिया इसको। तो अब इसकी वजह से निकालना है हमें नेट फ्लक्स। अब हम जानते हैं कि नेट फ्लक्स क्या होता है, फाई नेट क्या होता है, बेसिकली फाई नेट इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, और बेसिकली कहा जाए तो इसको ई डी ए कॉस थीटा होता है। ये इसको हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से किसी एक पॉइंट पर क्या करेंगे, हम डी एरिया अज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इसकी रेडियस हमें यहाँ पर कैपिटल आर गिवन है और यहाँ पर हमने मान लिया कि एक डी एरिया स्मॉल एरिया यहाँ पर गिवन है। अब क्योंकि ये क्या है, स्फेयर है, तो एरिया हमेशा बाहर की तरफ होगा, इस तरीके से एरिया वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एरिया वेक्टर तो मिल गया। अब चाहिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो यहाँ पर किसी भी चार्ज Q की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को यहाँ पुट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, बेसिकली बाहर की तरफ होगी, इस तरीके से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या होती है, बाहर की तरफ होती है। तो अब एक चीज बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर में एंगल कितना है। तो दिख रहा है सामने से दोनों पैरेलल है। अब दोनों पैरेलल है तो थीटा कितना हो गया मेरा, यहाँ पर 0 हो गया, और cos 0 कितना होता है, 1 हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ से मेरा फाई निकल के आया, ई की वैल्यू कितनी थी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, एंड एरिया मुझे गिवन था डी ए, एंड यहाँ पर ये जो cos 0 कितना हो गया, 1 हो गया। अब ये स्मॉल एलिमेंट के लिए तो इसको एक बार हम डी फाई अज्यूम कर लेते हैं, छोटे एलिमेंट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर डी फाई निकल चुका है तो क्या करना पड़ेगा, हम ऐसे ही बहुत सारे स्मॉल 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 एरिया लेंगे और फाइनली हमें क्या मिलेगा, पूरा का पूरा एक स्फेयर मिल जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एरिया का। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो डी फाई इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, एंड यहाँ पर मिलेगा हमें टोटल एरिया। तो यहां से मान लेते हैं कि फाइनेट मेरा फाई आया, एंड यहां पर के क्यू बाई आर स्क्वायर बच गया, एंड अंदर कितना मिला मुझे, 4 पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली एरिया का जो स्फेयर है इसका सरफेस एरिया क्या निकल के आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर निकल के आएगा। अब देखो यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, और फ्लक्स की बात करें तो के की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर क्यू इंटू 4 पाई। अब देखो यहाँ पर 4 पाई ने 4 पाई को भी मार दिया, तो बचा क्या मेरे पास यहाँ पर Q और एप्सिलॉन नॉट। बेसिकली हमने यहाँ पर स्मॉल Q लिया, हम इसको कैपिटल Q कर देते हैं, हम बार बार इसको यूज कर रहे हैं तो कैपिटल Q लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास फाई कितना आया, अब यहाँ से ये आया Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या निकल के आ गया, किसी भी एक स्फेयर की वजह से उसमें से कितना नेट फ्लक्स पास करेगा वो निकल के आ गया। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान देने लायक है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। ये रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब रेडियस चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो और कितनी छोटी क्यों ना हो, हमेशा उसके लिए फ्लक्स क्या रहेगा, बिल्कुल यही रहने वाला है। अब मुझे बताओ कि अगर हम सरफेस को टेढ़ी मेढ़ी भी कर दें, क्योंकि आर पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, सरफेस टेढ़ी मेढ़ी ही क्यों ना हो, बट कंडीशन क्या है कि क्लोज होनी चाहिए। कि इस पर टेढ़ी मेढ़ी ले लो, बड़ा सरफेस स्फेयर ले लो, लेकिन क्या होनी चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो उसके लिए हमेशा नेट फ्लक्स क्या आएगा, ऑलवेज 0 आएगा। इसको हम लेके भी देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक सरफेस ये अज्यूम कर ली, दूसरी सरफेस मैंने ये ले ली यहाँ पर, एंड तीसरी मैंने इस तरीके से बड़ी सरफेस ले ली, ठीक है। और मान लेते हैं कि इस चार्ज ने बाहर की तरफ 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फेंकी। तो यहां से मान लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या की इसने बाहर निकाली। तो अब एक बात बताओ कि इस सरफेस से भी 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली, इस सरफेस से भी 6 गई और इस सरफेस से भी 6 गई। तो बेसिकली फ्लक्स क्या है कि किसी सरफेस में से कितनी लाइंस बाहर निकल रही है। अब देखो यहाँ पर हर सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम बाहर निकल रही है, मतलब सब में से सेम एनर्जी बाहर निकल रही है, तो सबके लिए फ्लक्स भी क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पर फाई क्या निकल के आ गया, सिंपली Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट निकल के आ गया।
तो यहां से हम कह सकते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए फ्लैट फ्लक्स कितना होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। एक सिचुएशन और लेके देखते हैं यहां पर, जैसे कि मुझे यहां पर एक स्फीयर गिवन है इस तरीके से, ठीक है, एक स्फीयर गिवन है और यहां पर मैंने कहीं प्लस Q चार्ज बाहर की तरफ रख दिया है और पूछा जा रहा है कि इस स्फीयर जिसका रेडियस यहां पर R है, इसमें से नेट फ्लक्स कितना होगा। तो एक बात बताओ, चार्ज क्या करेगा, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फेंकेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बाहर जाएगी, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से निकलती जाएगी यहां से, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि जहां इस स्फीयर की बात करें तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर अंदर गई उतनी की उतनी बाहर भी तो आ गई। ये देखो, जितनी गई उतनी बाहर आई, जितनी गई उतनी बाहर, जितनी गई उतनी बाहर। तो मतलब जितनी एनर्जी किसी स्फीयर में गई उतनी की उतनी बाहर निकल गई, तो अंदर क्या बचा, जीरो। मतलब फ्लक्स कितना बचा मेरा नेट इसके अंदर, फाई नेट इक्वल टू जीरो। तो इस सिचुएशन में मेरा नेट फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इतना नॉलेज देने के बाद अब आपको गॉस थ्योरम की एकदम फील आने वाली है, मजा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं गॉस थ्योरम को पढ़ना। यहां पर मैं एक सरफेस अज्यूम कर रहा हूं, ये टेढ़ी मेढ़ी कोई भी सरफेस हो सकती है, इस तरीके से मैं अज्यूम कर ली, ठीक है। यहां पर मान लेता हूं कि एक चार्ज Q इसके अंदर रखा हुआ है और दूसरा Q2 चार्ज इसके अंदर रखा हुआ है और एक चार्ज Q3 है जो बाहर की तरफ है और तीसरा चौथा चार्ज यहां मान लेते हैं Q4 जो इस तरीके से बाहर की तरफ है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस Q1 सरफेस की वजह से इस पूरे सरफेस के ऊपर क्या निकाल रहा हूं, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहा हूं। अब फ्लक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, बेसिकली E डॉट dA होता है और ये किसके लिए है, Q1 चार्ज के लिए। तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, E1 है और क्लोज सरफेस के लिए है, तो बेसिकली हम यहाँ पर एक क्लोज का भी साइन लगा लेते हैं। अब ये किसके इक्वल होता है, बेसिकली ये होता है Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, जितना चार्ज अंदर रखा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया, तो ये निकल के आ गया नेट फ्लक्स ऑन द सरफेस ड्यू टू चार्ज Q1। अब बात करते हैं किसके लिए, Q2 के लिए। तो ये भी क्या हो जाएगी, बेसिकली E2 डॉट dA इज इक्वल टू Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, ये बात भी सही है। अब बात करते हैं Q3 के लिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, E3 डॉट dA इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब ये चार्ज सरफेस से बाहर रखा हुआ है, मतलब नेट फ्लक्स कितना हो गया, जीरो हो गया। इस तरीके से बात करें 4 के लिए तो E4 डॉट dA इक्वल टू जीरो। अब यहां पर मेरे पास 4 इक्वेशन बनी, इसको नाम दे देते हैं 1, 2, 3 एंड 4। अब अगर मैं इन चारों को ऐड करता हूं तो देखो मुझे क्या मिलता है। यहां पर मैंने चारों को ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिला, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर डॉट dA। यही तो हुआ, सबको ऐड करते सिंपली बाहर क्या निकल गया, कॉमन dA निकल गया। और सामने की तरफ मुझे क्या मिला, Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट, Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पर ये क्या कहना चाह रहा है फॉर्मूला, कि इस सरफेस के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन सभी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन जो फ्लक्स है नेट वो किसकी वजह से है, जो चार्ज अंदर भरा हुआ है, ये वाला Q1 एंड Q2। और सिंप्लीफाई में लिखे इसको तो यहां पर जो E नेट डॉट dA है वो डिपेंड करता है ओनली Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट, Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सब पर डिपेंड कर रही है। यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से भी है, इसकी वजह से भी है, इसकी वजह से भी है और इसकी वजह से भी है, लेकिन जो नेट फ्लक्स आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ Q1 पर और Q2 पर ही डिपेंड करता है। दिस इज द गॉस थ्योरम, दिस इज द गॉस थ्योरम। ये गॉस का लॉ बोलता है इस तरीके से कि E नेट डॉट dA इज इक्वल टू Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये पूरी फील थी किसकी, गॉस थ्योरम की, कैसे ये डिराइव हुई है। अब एक बार इसका स्टेटमेंट लिख के भी देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको एग्जाम में लिखा जाता है बेसिकली। सो गॉस थ्योरम टेल्स दैट अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम द नेट आउटवर्ड नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप इज इक्विवेलेंट टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कंटेंट विद इन द सरफेस। सिंपली वही बोल रहा है कि टोटल जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है वो किस पर डिपेंड करता है, अंदर के टोटल समेशन ऑफ चार्जेस पर डिवाइड बाय किसके, एप्सिलॉन नॉट पर डिपेंड करता है। तो यहां पर E नेट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय ऑल द चार्जेस इनसाइड एंड आउटसाइड, एंड Q इन क्या है, समेशन ऑफ द चार्जेस इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। दिस इज द गॉस थ्योरम। अब क्या करते हैं, इसके कुछ न्यूमेरिकल लेके देखते हैं कैसे यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर मैं एक
स्फेयर ले लेता हूं, हेमिस्फेयर, जिसको मैंने नीचे से क्लोज कर दिया है, ठीक है। हेमिस्फेयर नीचे से मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और उसमें अंदर मैंने क्या कर दिया, प्लस क्यू चार्ज पुट कर दिया, और पूछ रहा है कि इसमें से निकालो फाइनेट, फाइनेट कितना हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अंदर चार्ज रखा हुआ है, कितने केस का भी शेप हो, किस तरीके का शेप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेट फ्लक्स कितना होता है, सिंपली क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। अब यही क्वेश्चन पूछता, लेकिन ये चार्ज कहाँ रख देता, कहीं बाहर की तरफ रख देता, इस तरीके से। तो हम जानते हैं कि चार्ज बाहर हो तो जितनी एनर्जी यहाँ से पास करेगी उतनी बाहर निकल जाएगी। तो नेट फाइनेट कितना हो गया मेरा इस कंडीशन में, बिल्कुल जीरो हो गया। तो ये आपको कंडीशन थोड़ी सी याद होनी चाहिए। एक और टाइप में लेके देखता हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर मेरे को चार्ज गिवन है इस तरीके से, ये हेमिस्फेयर तो है बट नीचे से क्या है, ओपन है ना, और यहाँ पर इसके सेंटर पर कहीं चार्ज रख दिया है क्यू। अब बोल रहा है कि इसमें से निकालो नेट फ्लक्स। तो देखो ये वाली कहीं ना कहीं सिमेट्रिक सरफेस बन रही है। कैसे, कि अगर मैं इसको नीचे से भी ऐड कर दूं इस तरीके से, मान लेते हैं कि ये पूरा स्फेयर होता, मान लेते हैं कि ये क्या होता, अगर पूरा स्फेयर होता तो कुछ इस तरह से दिखता, और पूरा होता तो नेट फ्लक्स कितना होता है इसमें से, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि टोटल कितना है, क्यू चार्ज है ना, तो कितना हो जाता, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाता। लेकिन ये क्या है, आधा है, मतलब एनर्जी आधी ही निकलेगी। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारा फाइनेट कितना आया, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से हम कर सकते हैं कि अगर पूरा होता तो कितनी होती, इतनी एनर्जी, आधा है तो कितनी रहेगी, जस्ट आधा। ये आपका आंसर हो गया। ऐसा ही एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ जिससे कि आपको और अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। कि यहाँ पर मान लेते हैं कि मुझे एक सरफेस गिवन है, जिसकी लेंथ मुझे यहाँ से यहाँ तक ए गिवन, मतलब स्क्वायर टाइप सरफेस है जिसकी लेंथ ये ए है स्क्वायर की, ठीक है। और यहाँ से इस सरफेस से a/2 डिस्टेंस पर मुझे एक चार्ज क्यू गिवन है। क्या गिवन है, a/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज मुझे क्यू यहाँ पर पुट करके गिवन किया हुआ है, और बोल रहा है कि इस सरफेस में से नेट फ्लक्स निकालो। तो अब क्या करें, ये तो हमने सीखा है वो क्लोज सरफेस के लिए, और ये तो ओपन सरफेस आ गया, ओपन एरिया आ गया। तो देखो बेसिकली यहाँ पर क्या दिख रहा है तुम्हें, ये डिस्टेंस a का स्क्वायर है और इससे a/2 ऊपर क्या रखा है, चार्ज रखा है। मतलब अगर मैं इसके चारों तरफ एक स्क्वायर बनाऊं, पूरा क्यूब बना दूं जिसकी लेंथ कितनी हो, देखो कैसे बनेगा यहाँ पर, कि अगर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से एक क्यूब बना दूं पूरा का पूरा, ये इस तरीके से। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये वाला चार्ज इस क्यूब के अंदर है, बीच में है, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। तो क्या फायदा मिला, कि क्लोज सरफेस के लिए जो मेरा फाई होता है वो होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बात तो समझ में आई। लेकिन यहां पर कितनी सरफेस होती है किसी क्यूब की, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब किसी क्यूब की 6 सरफेस होती है। मतलब 6 में से इक्वल इक्वल क्या निकलेगी, एनर्जी बाहर निकलेगी। और हमें किसी एक सरफेस के लिए निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको बेसिकली फाई नेट निकालने के लिए इसको 6 से डिवाइड कर लो, तो किसी एक सरफेस से क्या निकल के आ गया, नेट फ्लक्स निकल के आ गया। तो इस तरीके से आपको सिमेट्री यूज करके भी क्वेश्चन को इजी बनाना पड़ेगा। यहां पर भी आप देख सकते हो और यहां पर भी देख सकते हो, और ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी होंगे। तो आई होप कि आपको गॉस थ्योरम समझ में आई होगी, पूरा मतलब आपको गेन हुआ होगा कि किस तरीके से गॉस थ्योरम बनी हुई है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।